हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम और एलिमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे ग्रुप पर कि सर एटॉम क्या है, एलिमेंट क्या है, क्या एटॉम एलिमेंट सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर एटॉम का क्या होता है। तो आप ये जानिए कि एटॉम के जो है आपके दो मेन बेसिक पार्ट होते हैं। अगर मैं एटॉम को एज अ कह सकते हैं स्फीयर बॉडी ले लूं, एक स्फीयर की तरह मानूं कि ये कोई एक एटम है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर पार्ट होगा जिसे कि हम न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आपका ऑर्बिटल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियस एंड दिस इज नोन एज ऑर्बिटल्स। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि न्यूक्लियस में हमेशा आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है। और ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। राइट। तो किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी एटम के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ एलिमेंट बट H2 is considered as a hydrogen atom। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। यहां पर आप उसी तरह से बात कर सकते हैं He हीलियम एज ए एलिमेंट बट He2 हीलियम गैस इज एन एटम। He4 is also an atom बट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपका ये सब जो है ये आपका सिंपल एलिमेंट है। जैसे आपका सोडियम एलिमेंट है बट सोडियम एक एलिमेंट की तरह है, लेकिन अगर आप Na2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सोडियम एटम, यानी कि सोडियम एटम। ठीक है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए लेता हूं कि आप लोग अक्सर इस चीज को देखते होंगे कि जैसे लिखा हुआ है Na11, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की आप बात करते हो अक्सर, ये 11 आपको बताता है कि इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है। ये मास नहीं डिसाइड कर रहा है, दिस इज नॉट डिसाइडिंग द एटॉमिक मास, दिस इज डिसाइडिंग द एटॉमिक नंबर। तो दिस इज योर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया ये आपका। अब रही बात इसका मास कितना होगा, तो जनरली अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में 1 to 40 तक जाएंगे तो जो आपको मास मिलेगा वो जस्ट आपके एटॉमिक नंबर का लगभग डबल मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सोडियम है, उस सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन भाई साहब तो हो गए। ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग छोड़ देते हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं आपके प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन हो गए और लगभग इतने ही इसमें न्यूट्रॉन्स भी लाई करते हैं। ठीक है, 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन मिलकर कितने हो गए 22। अगर हम एक प्रोटॉन को एक मास यूनिट माने, एक न्यूट्रॉन को एक मास यूनिट माने, तो टोटल मास यूनिट कितना हो गया इसका 22। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें 22 से थोड़ा सा ज्यादा होता है एटॉमिक मास यूनिट, और वो ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को भी हम लोग यहाँ पर काउंट में लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट में नहीं लेंगे तो आप एग्जैक्टली 22 लिख सकते हैं, लेकिन 22 नहीं मानते हम लोग, 23 पॉइंट समथिंग आता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट करने के बाद आता है। खैर, मैं इस वीडियो में आपसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपसे सिंपल स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लेकर हम आपसे फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर को यूज करके किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्टेटमेंट सुनिए, एटॉमिक नंबर का यूज करके कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का आपका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नंबर आप देखते हैं वो नंबर आपके बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि प्रोटॉन। यानी कि आपके ये जो ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि ये आपका न्यूक्लियस का कोई भी पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने क्या सीखा? न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो ये ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं, जो ये जो ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके न्यूक्लियस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। अगर ऐसा होगा तो ये एलिमेंट अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को, अपनी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। फिर तो सोडियम रह ही नहीं जाएगा, पोटेशियम रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इस चीज पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर जानिए। किसी भी एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या क्या होल्ड करता है अपने पास इंफॉर्मेशन। तो हमने जाना, ये आप सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस की बात नहीं करनी है, अब बात करनी है इन ऑर्बिटल्स की। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप इसे पढ़े होंगे n=1, n=2, n=3। लेकिन जो आप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम को पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। Na11 के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। भाई क्या बात है, हमने लिखा 1 2 3 और यहां पर आ रहा है 1s 2s p एंड 3। व्हाट इज दिस s, व्हाट इज दिस p एंड व्हाट इज दिस अगेन s? So these are called subcells. These are called cells और ये होते हैं आपके सबसेल। यानी सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड सबसेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक बात याद रखिए कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पर लाई नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी, भाई देखिए ये न्यूक्लियस के नजदीक है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी अलग होगी। अब यहाँ पर ये जो आपका 1 है, अब ये देखिए 1 एक सेल में कितने सबसेल हो गए? S के लिए हमने क्या लिखा है? 2, यानी 2 सबसेल, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अभी क्या दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी पर लाई कर रहे होंगे? तो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम एनर्जी लेवल पे लाई नहीं करते हैं। और भी कई चीज होती हैं, उनका स्पिन अलग होता है कि एक अगर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि एक अप स्पिन जा रहा होगा तो दूसरा वाला डाउन स्पिन जा रहा होगा। उसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स को। किसको हम लोग जानेंगे? क्वांटम नंबर्स को। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, क्वांटम नंबर्स की बात हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे लिखते हैं और इसे कैसे समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि S, जब हम इस सेल में आगे बढ़ते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा जाता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड देन 3d। ये s पहले आ गया और उसके बाद 3 का d आया, यानी कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं, दिस नंबर डिनोटिंग द नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ सेल। ये आपका नंबर ऑफ सेल को बता रहा है और ये बता रहा है आपके सबसेल को। तो S P D, उसके बाद आता है आपका F। तो मैं आपके लिए नेम्स लिख दे रहा हूं। हाँ, तो मैं आपके लिए सबसेल के नंबर्स लिख दे रहा हूं, नेम्स लिख दे रहा हूं। तो S के बाद आता है आपका P के बाद आता है आपका D के बाद आता है F के बाद आता है आपका G, और अब ये कंटिन्यू चलेगा H K। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने सेल होंगे तो उसके कितने सबसेल होंगे, है ना? तो सिंपल सा है, 1 है तो इसके लिए एक ही सबसेल होगा। यानी अगर नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स n=1 है तो उसका सबसेल क्या होगा? एक ही होगा, S होगा। अगर नंबर ऑफ सबसेल, आपका नंबर ऑफ सेल 2 पे आ रहे हैं अगर आप, तो इसके लिए 2 सेल आप यूज करेंगे। लेकिन लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा? 1s 2s 2p
फिर उसके बाद आपने लिखा 3s 3p 3d, ठीक है, एंड देन 4s 4p 4d 4f, ठीक है, ये जाएगा आपका इस तरीके से कंटिन्यूएशन में आप लिख सकते हैं कि कितने सेल आएंगे और कितने सब सेल आएंगे। अब सवाल उठता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कैसे जाते हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक बड़ा ही फेमस डायग्राम लिख रहा हूं जो कि आबाऊ साहब ने दिया था, जिसे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखिए 1s, इसके नीचे लिखिए 2s एंड 2p, फिर लिखिए आप 3s 3p 4s, फिर लिखिए 3d, फिर लिखिए आप 4s 4p 4f 4d इट्स d एंड 4f, फिर लिखिए आप 5s 5p 5d एंड 5f, फिर लिख सकते हैं आप 6s 6p 6d 6f, 5f के बाद हम लोग एक और लिखेंगे ना 5g, देखिए ना 1 2 3 4 एंड 5, 6g एंड 6h, लाइक दैट, ऐसे चलेगा हमारा सीक्वेंस, ठीक है। चलिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फील कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं, ये कैसे आएगा आपका। तो इस चीज के लिए आप ये समझिए कि इसको ऐसे काटिए, है ना, फिर उसके बाद इसको काटिए, फिर उसके बाद इसको काटिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इसे काटिए, फिर उसके बाद आप इसे काटिए, फिर उसके बाद आप ऐसे सीक्वेंस में आइए, है ना। अब इसको मिला दीजिए, ये आपका पाथ बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे 7s आपका आएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीक्वेंस यहाँ पर कट किया है उसको अगर मैं सेपरेटली लिखूं आपके लिए तो उसे हम कैसे दर्शा पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, और फिर हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फील कैसे करेंगे। और कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आपका नंबर ऑफ सेल, याद रखिए नंबर ऑफ सेल यानी आप बात कर रहे हैं किसकी, n = 1 n = 2 इसकी बात कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सेल n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल लाई करेंगे, वो होता है आपका 2n²। तो नंबर ऑफ सेल ये होगा, और ये बताता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इस चीज को आइए समझते हैं, इसको ऐसे ही। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं आपका सोडियम 11, ठीक है, Na11 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, Na11 के लिए अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो इसे मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, Na11, देन 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 4 10 10 और 1 11। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे p में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, s में क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे डिसाइड होगा कि s में कितने जाएंगे, p में कितने जाएंगे, d में कितने जाएंगे, f में कितने जाएंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पार्टिकुलर सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्वांटम नंबर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहते हैं। तो मैं आपके लिए ये लिख देता हूं अभी कि SPDFGH तक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें लाई करेंगे, ताकि आपको वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने में सुविधा होगी। तो S के लिए आपका 2, P के लिए 6, D के लिए 10, F के लिए 14,
G के लिए 18, H के लिए 22 और आपका K के लिए 26। ये आप नंबर्स ध्यान में रखिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इस सीक्वेंस को हम लोग समझने की फिर से कोशिश करते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं हम लोग कॉपर का। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कॉपर और जिंक का। कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29 और जिंक का होता है आपका 30। तो चलिए लिखते हैं कॉपर के लिए 1s2 2s2 2p, p में कितने 6, 3s, फिर से s है, s में कितने हो जाएंगे 2, फिर हो जाएगा आपका 4s, 3s के बाद आपका आ गया 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3d। अब d में कितने आएंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, d है, लेकिन उसके पहले 4s आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 3s के बाद 3p तो आ रहा था, ऐसे 3p के बाद 4s एंड देन फिर हम लोग 3d की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कितना हुआ 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और यहाँ पर क्या हो गया 29 है, तो 3d का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और रहता तो d ऑर्बिटल आपका क्या होता पूरी तरह से फिल हो जाता। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के चलते मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंजेस भी आते हैं। उसके बारे में हम लोग जब क्वांटम नंबर में बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। जिंक का फिल करके देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। यहां पर ये ऑर्बिटल फिल हो जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये इनर्ट की तरह बिहेव करेगा या नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी देखिए 4th सेल में आप इंटर कर गए हैं, है ना, लेकिन 4 का p d सब खाली है। तो जब तक किसी एलिमेंट का पूरा सेल कंप्लीटली फिल नहीं होता है तब तक वो इनर्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नियॉन की बात करें तो नियॉन कितना होता है आपका, आई होप 10, तो 1s2 2s2 एंड 2p6, देखिए ना 2 4 6 10 हो गए। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया आपका फिल हो गया, इसलिए ये कैसा गैस हो गया इनर्ट गैस हो गया, नॉन रिएक्टिव हो गया। इसका सेल फिल है ना कि सब सेल। केवल 2 में कितने आएंगे मैक्सिमम, आपका ये 2 हो गया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था 2n²। तो n की वैल्यू 2 हो गई तो 4, ठीक है, और 4 और 2 2 8 और ये रहा आपका 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसका सारा ऑर्बिटल क्या हो गया आपका फिल हो गया। ठीक है, इसलिए कैसा बिहेव करेगा इनर्ट गैस बिहेव करेगा। तो आई होप आपको ये केमिस्ट्री का छोटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने हिसाब से कुछ भी एग्जांपल लेकर बताइए कि आपने उसे कैसे फील किया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।